नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि लिंगायत और आज हम अर्थशास्त्र का पाठ क्रमांक 3 मुद्रा, बचत एवं साख यह चैप्टर पढ़ेंगे। यह इस चैप्टर का भाग 1 है। सबसे पहले मुद्रा क्या है? मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय यानी खरीदना और विक्रय यानी बेचना, क्रय और विक्रय होती है। जैसे सिक्के और नोट। जैसे कि हम कुछ भी खरीदते हैं, टॉफी खरीदते हैं, चॉकलेट खरीदते हैं, तो हम वो पैसे से खरीदते हैं। 10 रुपए का चॉकलेट, 20 रुपए का चॉकलेट, ऐसे करके खरीदते हैं। मुद्रा यह हमारे अर्थव्यवस्था का बहुत ही आवश्यक अंग है, जिसके ना होने से हमारी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा सकती है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। मार्शल क्या कहते हैं? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। ट्रेस्कोट कहते हैं, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। इसलिए मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत ही आवश्यक अंग है। अभी हम मुद्रा के इतिहास के बारे में जानेंगे। मुद्रा को आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता का विकास भी कहलाया जा सकता है। जैसे देखिए, पहले मनुष्य शिकार युग में मनुष्य क्या करता था? शिकार करके लाता था और वो मिल बांट के खाते थे। तब लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी, लेकिन और आवश्यकताओं की पूर्ति भी अपने आप के उत्पादन से हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, आवश्यकता की पूर्ति में कठिनाई होने लगी। तो लोग क्या करते थे फिर? जैसे देखिए, मैं मछली उत्पादन कर रही हूँ, तुम खेती बाड़ी कर रहे हो, तो तुम मुझे क्या अपने अनाज दोगे तो मैं तुम्हें अपनी मछली दूंगी। तो ऐसे ये वस्तुओं का आदान प्रदान होता था और इस तरह एक दूसरे के द्वारा उत्पादित की हुई वस्तुओं से आदान प्रदान करके आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी। आज हम क्या करते हैं? हम एक ही चीज में समय लगाते हैं और जो भी हमें, जैसे किसी भी व्यापार में, जैसे कोई सब्जी बेचने का काम है, तो सब्जी बेचने के काम में हम समय लगाते हैं और इससे जो भी आय प्राप्त होती है तो हम इससे अन्य वस्तुओं की प्राप्ति करते हैं। विनिमय यानी आदान प्रदान या फिर एक्सचेंज, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। विनिमय के 2 रूप हैं। पहला वस्तु विनिमय प्रणाली और दूसरा मौद्रिक विनिमय प्रणाली। सबसे पहले हम जानेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान। मतलब एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। इसकी व्याख्या क्या लिखेंगे आप? एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। अभी हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखिए, अभी मेरे पास एक बोरी चावल है और तुम्हारे पास एक बोरी गेहूं है। मेरे पास एक बोरी चावल है, तुम्हारे पास एक बोरी गेहूं है। अभी मेरे पास तो गेहूं है नहीं, तो हम क्या करेंगे? मैं तुम्हें अपने बोरी में से कुछ चावल तुम्हें दूंगी, तो तुम अपने थोड़े गेहूं मुझे दे देना। तो इसको क्या कहते हैं? मैंने अपनी वस्तु थी तुमको दी और तुमने अपनी थोड़ी वस्तु मुझे दी, तो इसमें वस्तु का आदान प्रदान हुआ। और यहाँ पे क्या, मुद्रा का प्रत्यक्ष रूप से लेन देन नहीं हुआ, तो बस हमने चावल और गेहूं का आदान प्रदान किया। इसी को क्या कहते हैं हम? वस्तु विनिमय प्रणाली। अंग्रेजी में कहते हैं बार्टर सिस्टम। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना, यही होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन इस प्रणाली को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली कठिनाई, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। इसमें क्या होता है? एक की जरूरत दूसरे से मेल खाने की संभावना। तो इसको हम समझेंगे लेफ्टिनेंट कैमरॉन के उदाहरण से, जो आपकी पुस्तक में भी दिया है। लेफ्टिनेंट कैमरॉन अफ्रीका में एक नदी पार करना चाहता था।
नाविक नदी पार करने के लिए हाथी दांत मांगता था जो उसके पास नहीं था। कैमरॉन को पता लगा कि एक दूसरे व्यक्ति के पास हाथी दांत है जो उसके बदले में कपड़ा चाहता है, लेकिन कैमरॉन के पास कपड़ा भी नहीं था। कुछ समय बाद कैमरॉन को पता चला कि तीसरे व्यक्ति के पास कपड़ा है और इसके बदले में वह तार चाहता है। सौभाग्य से कैमरॉन के पास तार था। उसने तार देकर कपड़ा ले लिया और कपड़ा देकर हाथी दांत लिया तथा हाथी दांत देकर नदी पार की। इस तरह दोहरे संयोग के अभाव में उसका बहुत समय बर्बाद हुआ। तो इसी से हमें विनिमय में भी कठिनाई होती है। अगर उसके पास पहले ही वो चीज होती तो वो उसका विनिमय कर देता और वो इजीली नदी पार कर सकता था, लेकिन उसके पास जो चीज थी वह उस नाविक को नहीं चाहिए थी। इसकी वजह से समय भी बर्बाद हुआ और विनिमय में कठिनाई हुई। दूसरा क्या है? मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में सर्वमान्य मापक नहीं था जिसकी सहायता से सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को ठीक तरीके से मापा जा सके। जैसे देखिए, अभी हम क्या करते हैं, जब दुकान में जाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ 1 किलो शक्कर चाहिए, ऐसे कहते हैं और वो हमें मिल जाती है। लेकिन पहले वस्तु विनिमय प्रणाली में 1 सेर गेहूं के बदले हमें कितना दूध दिया जाए, इसका एक सर्वमान्य मापक नहीं था। ये ठीक तरीके से चीजों को मापा नहीं जा सकता था और एक चीज का मूल्य ना होने के कारण विनिमय में कठिनाई होती थी। तीसरी कठिनाई है मूल्य संचय का अभाव। इसमें क्या है? उत्पादित वस्तुओं के संचय की असुविधा। जैसे एक व्यक्ति है, वो मछली का उत्पादन करता है और दूसरा व्यक्ति गन्ने की खेती करता है। तो जैसे देखिए, जैसे एक व्यक्ति मछली का उत्पादन करता है तथा दूसरा व्यक्ति गेहूं का उत्पादन करता है। मछली उत्पादन करने वाले व्यक्ति को गेहूं की जरूरत है तो वो गेहूं उत्पादन करने वाले व्यक्ति के पास जाएगा और उससे मछली देकर गेहूं ले लेगा। लेकिन मछली और सब्जियां एक ऐसी चीजें हैं, ये समय के साथ खराब हो जाती है, सड़ जाती है या गल जाती है। तो मछली उत्पादन करने वाला व्यक्ति का इसमें घाटा हो रहा है। कैसे? क्योंकि ये शीघ्र नष्ट हो जाती है तो इसको हम संचय करके नहीं रख सकते। जो कि गेहूं को हम धूप में सुखा के संचय कर सकते हैं। तो इससे वस्तु विनिमय प्रणाली में और एक कठिनाई जो कि मूल्य संचय का अभाव है, यह होती है। चौथी क्या है? सह विभाजन का अभाव। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता। ऐसे करने पे उनकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है। उदाहरणार्थ, मेरे पास एक गाय है और मुझे उसके बदले 1 बोरी चावल, 1 बोरी गेहूं और 1 बोरी चना चाहिए। तो और ये तीनों चीजें जो मुझे चाहिए वो 3 अलग अलग व्यक्तियों के पास है। तो मैं एक गाय काट कर तो 3 लोगों को दे नहीं सकती, क्योंकि इससे क्या होगा, गाय की उपयोगिता नष्ट हो जाएगी। तो यह भी अभाव, मतलब सह विभाजन का अभाव हमें वस्तु विनिमय प्रणाली में देखने मिला। पांचवा है भविष्य के भुगतान की कठिनाई, यानी उधार लेने में कठिनाई। फिर से हम एक गाय का उदाहरण लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति है जिसने दूसरे व्यक्ति के पास 2 साल के लिए अपनी गाय छोड़ दी, यानी उधार दे दी। तो उससे क्या हुआ, जो दूसरा व्यक्ति था उसे 2 साल के लिए दूध मिला। दूध मिला तो मिला, लेकिन उसके साथ गाय का गोबर भी मिला। तो जिससे उसने उपले बनाए और उसे जलावन के लिए इस्तेमाल किया। तो 2 साल के लिए जिसने उधार ली थी गाय, उसका तो बहुत फायदा हुआ, लेकिन पहले व्यक्ति को क्या मिला? कुछ भी नहीं। यह भी एक ड्रॉबैक है वस्तु विनिमय प्रणाली का। छठा, मूल्य हस्तांतरण की समस्या। जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह बसना चाहता है
उसे अपनी संपत्ति वही छोड़कर जानी पड़ती, क्योंकि बेचना कठिन था। उस समय क्या था, विनिमय का कुछ माध्यम नहीं था, तो चीजें बेचना कठिन था। आज अगर हम देखते हैं तो क्या, अगर मुझे इस जगह से कहीं दूसरी जगह बसना है तो मैं अपना ये घर किसी दूसरे को बेचकर नई जगह पे शिफ्ट हो जा सकती हूँ और वहां पे अपना बसेरा बसा सकती हूँ। लेकिन तब क्या था, तुम बेच नहीं सकते, तो हमें संपत्ति वही छोड़कर दूसरी जगह चले जाना पड़ता था। तो ये भी हमारा एक नुकसान होता था, ये भी एक कठिनाई वस्तु विनिमय प्रणाली से होती थी। तो अब तक हमने ये देखी वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। अब हम जानेंगे मौद्रिक विनिमय प्रणाली के बारे में, जिसे अंग्रेजी में हम मॉनेटरी सिस्टम भी कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का समाधान करने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया, जिससे सुविधापूर्वक आदान प्रदान की स्थिति संभव हो पाई। पहले कोई भी व्यक्ति अपनी सेवा या वस्तु को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी जरूरत की अन्य वस्तुएं प्राप्त करता है। फिर से देखिए, मौद्रिक विनिमय प्रणाली में क्या होता है, पहले कोई व्यक्ति अपनी सेवा या वस्तु को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी जरूरत की अन्य वस्तुएं प्राप्त करता है। जैसे अभी मेरे पास था 1 किलो शक्कर, जैसे अभी मेरे पास 1 बोरी गेहूं थे, तो मैंने क्या किया, उस 1 बोरी गेहूं को एक व्यक्ति को बेच दिए, जिससे मुझे 100 रुपए प्राप्त मिले। तो मेरे पास 100 रुपए आ गए। तो अभी इन 100 रुपयों से मैंने क्या किया, मेरे घर के लिए 2 किलो शक्कर और कुछ कपड़े खरीदे। तो उसे मैंने क्या किया, पहले इसे बेचा। मेरे पास जो वस्तु थी 1 बोरी गेहूं, मैंने उसे बेचा और फिर उसी 100 रुपए से मैंने कुछ कपड़े और शक्कर खरीदी। तो इसी को क्या कहते हैं हम, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। इसमें मुद्रा विनिमय के माध्यम का काम करती है। जैसे मैंने 1 बोरी गेहूं बेच के जो 100 रुपए कमाए थे, वही 100 रुपए से मैंने कपड़े और शक्कर खरीदी। तो इसमें क्या है, 100 रुपए यानी वो मुद्रा एक माध्यम का काम किया, जिससे मैं कुछ खरीद भी पाई और बेच भी पाई। समझे? जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि और राजनीति शास्त्र में मत यानी वोट का स्थान है, वही स्थान मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। अभी इस तालिका में आप देख सकते हैं विश्व की मुद्राएं दी है, या लेफ्ट साइड में देश और राइट साइड में मुद्रा। जैसे भारत की मुद्रा रुपया, पाकिस्तान का रुपया, बांग्लादेश टका, इंग्लैंड के पाउंड्स, रूस के रूबल, ईरान के रियाल, इराक की दिनार। तो इस टेबल को भी आप ध्यान में रखिए, ध्यान याद करिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन, जैसे कि अमेरिका की मुद्रा क्या है, डॉलर, नेपाल की मुद्रा क्या है, रुपया, ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो यह भाग यही समाप्त होता है। धन्यवाद।